Griffiths Law College online classes in political science. Today we will discuss on the basic ideas of Jayaprakash Narayan, module number 7. ओके, मॉड्यूल नंबर 7 में जयप्रकाश नारायण को डिस्कस करेंगे आज हम। तो बेसिकली जयप्रकाश नारायण को किस लिए रिमेम्बर्ड किया जाता है, बिकॉज एक्चुअली ही वाज रिमेम्बर्ड फॉर लीडिंग मिड 1970 अपोजिशन अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी जी। ठीक है, 1970s में जब इंदिरा गांधी वॉज इन ग्रेट पावर, बहुत ही पावरफुल लीडर रही वो, पीएम रही वो इंडिया में आफ्टर 1970, तो उसमें उनका जो रोल था पोजीशन के लिए, उन्होंने उनका अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट किया और एक अवेयरनेस फैलाई कि अगर उन्हें फील हुआ कि अगर डिक्टेटरशिप यूज़ की जा रही है तो वो सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर फॉर द कंट्री ऑल्सो। तो उन्होंने उसके लिए एक अपोजिशन का रोल प्ले किया, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा वे में रिमेम्बर्ड किया जाता है, बिकॉज एक्चुअली इंदिरा गांधी दैट टाइम वाज वेरी पावरफुल लीडर, और उनके अगेंस्ट में मूवमेंट करना, क्योंकि आफ्टर 1975 की जो इमरजेंसी थी, ठीक है, इम्पोज की गई इंडिया में, बिकॉज एक्चुअली 3 नेशनल इमरजेंसीज इम्पोज इन इंडिया, दैट वॉज जिसमें 1975 की जो इमरजेंसी की हम बात करते हैं, इट वॉज रियली कॉन्ट्रीवर्शियल। तो ये नहीं फेयर नहीं लगी जयप्रकाश नारायण जी को, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में मूवमेंट क्रिएट किया। तो इसी के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा रिमेम्बर्ड किया जाता है, इंडियन जो हिस्ट्री रही अभी तक की। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बार थोड़ा सा हम इनका देख लेते हैं कि ही वॉज बॉर्न ऑन 11 अक्टूबर 1902 इन सीताबर्दी, जो कि बिहार में था दैट टाइम, और एट प्रेजेंट अगर हम उस रीजन की बात करें तो वो यूपी में आता है। ठीक है ना, और इसके बाद इनके लिए बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि लोक नायक की इनको टाइटल दी गई। ठीक है, लोक नायक की इनको टाइटल दी गई, जिसका मीनिंग होता है द पीपल्स लीडर। ठीक है, बिकॉज लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे उस समय। एक लीडर, एक बहुत ही पावरफुल लीडर के फॉर्म में ये 1970 के बाद में आए, और इससे पहले भी वो बहुत सारे मूवमेंट जो गांधी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया था गांधी जी ने, तो उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अपना दिया। तो एक्चुअली इनको जो है हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा गया। तो ये इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में भी और सोशलिस्ट पैटर्न में भी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स में दिया, जो कि था टोटल रिवोल्यूशन। एंड वी विल डिस्कस ऑन द टोटल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट टुडे, दैट इज प्रोपाउंडेड बाय द जयप्रकाश नारायण। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टोटल रिवोल्यूशन आखिर था क्या। ठीक है, टोटल रिवोल्यूशन जैसे नाम से ही हम देख रहे हैं कि जहाँ पर टोटली रिवोल्यूशन ही वांट्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, तो इस किस तरह का रिवोल्यूशन वो चाहा उन्होंने, तो उनके कुछ डायमेंशन जयप्रकाश नारायण जी ने दिए। लेकिन इससे पहले हम एक बार छोटी सी ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह के लीडर थे, विच टाइप ऑफ आइडियोलॉजी ही वाज यूजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ये बोलेंगे कि जो इंडियन इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट था, ठीक है, उसके बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, मतलब बहुत एक्टिव रोल इन्होंने इंडियन जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था उसमें प्ले किया। ठीक है, इसके बाद थ्योरिस्ट जो है थे, और सोशलिस्ट पैटर्न को यूज़ करना चाहते थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया के लिए चाहते थे। पॉलिटिकल लीडर थे ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर दैट टाइम। तो सोशलिस्ट पैटर्न वो इंडिया के लिए चाहते थे। देखिए, पहले हमें ना इन चीज़ों को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ी सी आइडियोलॉजीज़ को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो थिंकर्स होते हैं, जो हमारे इंडिया की जो कंट्रीज ऑल्सो हैव सम आइडियोलॉजी, तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए 2 तरह की आइडियोलॉजी के बारे में हम ये बता सकते हैं कि एक होती है सोशलिस्ट पैटर्न वाली आइडियोलॉजी, सोशलिज्म कह सकते हैं इसको, और दूसरी होती है कैपिटलिज्म। ठीक है,
ये इसके अगेंस्ट में होती है। देखो सोशलिस्ट जो पैटर्न होती है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो होती है, वहां पे सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट, ओके। और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, यहाँ पे इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सोसाइटी इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि वॉट एवर द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड जो एक्टिविटीज शुड बी इन द फेवर ऑफ सोसाइटी, नॉट वन ग्रुप और एनी इंडिविजुअल, ओके। तो लेकिन कैपिटलिस्ट इसके डिफरेंट है, जो कि ये कहता है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम जो है, यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी जाती है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में, कि एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, और वो जो चाहे वो अपनी इकोनॉमिकली भी, वो सोशली भी, वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम को यूज़ कर सकता है। लेकिन हमारे जितने भी सोशलिस्ट लीडर और हुए, वो सभी ये चाहते थे, जिनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर वाज जयप्रकाश नारायण। तो ये लोग ये चाहते थे कि सोसाइटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहे, एंड वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स इज इम्पॉर्टेंट रादर देन द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो सोशलिस्ट पैटर्न पे चलना चाहा इन्होंने, बिकॉज वी हैव द सोशलिस्ट वर्ड इन आवर प्रियम्बल ऑल्सो, कि हमारे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, मीन्स ऑफ जो गवर्न करने का जो वे है, दैट वाज बेस्ड ऑन द सोशलिज्म पैटर्न, सोशलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, तो हम इनको भी एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट लीडर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी यही बोला कि जितना भी रूल कंडक्ट किया जा रहा है, वो सारा का सारा इस तरह, इस वे में होना चाहिए कि सोसाइटी का ज़्यादा वेलफेयर हो। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह की टोटल रिवॉल्यूशन को प्रोपाउंड किया। ये एक केवल इन्हीं के थ्रू प्रोपाउंड किया गया एक कॉन्सेप्ट था कि बहुत किस तरह से हम सोसाइटी में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ डायमेंशंस में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम एक एक डायमेंशन को देख लेंगे कि किस तरह से एक चेंज, एक रिफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही वांटेड इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम मीन्स इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, in Indian social system, in Indian economic system, in spiritual system and all systems। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन, रिवॉल्यूशन किस तरह का चाहिए, वो इन्होंने एक टोटल नाम उसको इसलिए दिया कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन ही वांटेड इन द इंडियन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन की। ठीक है, एक बार हम इनको देख लेते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया, एजुकेशनल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, कल्चरल डायमेंशन हो गया। तो इन सभी जो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द लाइफ, ही वांटेड टू क्रिएट रिवॉल्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन का एक जो डायमेंशन है दैट इज सोशल रिवॉल्यूशन। ओके, सोशल रिवॉल्यूशन में क्या चाहिए कि सबसे पहले किस तरह का एनवायरनमेंट सोसाइटी में होना चाहिए, तो इक्वलिटी अमंग मैन एंड वुमेन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये सोशल वे में इन्होंने इक्वलिटी मैन एंड वुमेन के बीच में होनी चाहिए, वुमेन के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये था कि सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी थी, इसमें बहुत सारी जो है इवल कस्टम्स इम्पोज हो रखे थे, तो वो सारे के सारे रिमूव करना चाह रहे थे ये। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने एम्फेसाइज किया वो डॉवरी पे किया। डॉवरी जो कस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इन्होंने बताया फॉर द सोसाइटी की, बहुत ज़्यादा उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी को हार्म हो रहा है। और हम इंडिपेंडेंट के लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो पहले हमारी सोसाइटी के जो इविल कस्टम्स है, सम सुपरस्टिशंस वर देयर, तो उनको रिमूवल करेंगे तभी हम सोशली इंडिपेंडेंट बनेंगे, और देन हम जो है ब्रिटिशर्स को फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सोशल एक रिवॉल्यूशन चलाया, जिसके लिए कि इन्होंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा
सोशली जो है रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आ जाता है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज़ आर सिनोनिम्स, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी होना जो है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ ऑफ द मैन, तो उस तरह से उन वैल्यूज़ को, उन जो स्पिरिचुअल डायमेंशंस, स्पिरिचुअल जो वी कैन से कि जो वैल्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और उनको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज़ करना है। तो स्पिरिचुअली जो है वो, मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी होती है एक इंडिविजुअल में तो ऑटोमेटिकली जो है वो सोसाइटी के लिए सोचता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट वे में बताई कि ये जो है इस तरह का होता है कि वो मतलब इंडिविजुअल के अंदर अगर है तो वो सोसाइटी के लिए काम करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज एजुकेशनल डायमेंशन। एजुकेशनल डायमेंशन में आ जाता है कि जो एजुकेशनल जो सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिवॉल्यूशन आ जाए, कुछ चेंज आ जाए, रिफॉर्म आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि मिनिमम एजुकेशन शुड अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है, कि मिनिमम एजुकेशन जो होती है एटलीस्ट वो सभी के लिए अवेलेबल करवानी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये एजुकेशन का इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस बताई। एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। इसके साथ ही उन्होंने मॉरल एजुकेशन और करेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन पर भी उन्होंने एम्फेसाइज किया, बिकॉज मॉरल वैल्यूज जो होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ नेशन। तो मॉरल वैल्यूज़ और करेक्टर बिल्डिंग जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को, तो बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्पिरिचुअल हो गया, सोशल हो गया, एजुकेशनल, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिकली इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, इंडिया इकोनॉमिक वे में भी, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन। तो उसके साथ में क्या होता है कि जो है इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है तो नेशन ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। इकोनॉमिक वे में इन्होंने कुछ बातें बताई, जिनमें फर्स्ट जो है इन्होंने ये बोला कि बैलेंस शुड बी मेड बिटवीन द हैवी एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज अपनी जगह पर हैं, लेकिन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडियन जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसके अंदर। तो इन्होंने उसके अंदर बैलेंस करना है, जहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज लगनी इस्टेब्लिश करनी है, एम्प्लॉयमेंट देना है, उसी तरह से स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज से भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो इन्होंने इन दोनों ही के बीच में एक बैलेंस को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन हैवी एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही हैं तो पॉल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। तो पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक अगर वे में हम आगे भी जा रहे हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। दूसरा, ये थोड़ा टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड्स को भी इम्पोर्टेंस देते थे। तो उस वे में भी इकोनॉमिकली हम न्यू टेक्निक्स को यूज़ करके, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट बन सकती है, ठीक है। तो दैट इज़ ही वाज इन द फेवर ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कैसा ये चाह रहे थे कि पॉलिटिक्स में किस तरह का रिवॉल्यूशन हो। तो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी ये बात है कि ये ऑब्वियसली सोशलिस्ट पैटर्न को यूज़ करना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट द वेलफेयरिस्टिक स्टेट,
ठीक है, वेलफेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज बनाए कि वेलफेयर ऑफ ऑल जो है वो हो, और स्टेट शुड बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन, एक इंस्ट्रूमेंट बने स्टेट गवर्नमेंट जो है, ना कि उनके जो इस तरह का जो पॉलिसीज फॉर्म करें जो कि मैक्सिमम पीपल जो है उससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, पॉलिटिकल पावर फ्लोज शुड बी बॉटम टू टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो में ये बात बोली इन्होंने कि जो पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर जो है वो बॉटम टू टॉप पे जानी चाहिए। ठीक है, बॉटम का मतलब ये हुआ, देखिए ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बॉटम का मतलब जैसे मान लीजिए ये विलेजेस है, ठीक है, विलेज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट के ऊपर नेशन होता है। तो ये बॉटम टू टॉप जाना चाहिए कि जो नीचे जो जो अपने लोकल गवर्नमेंट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है टू क्रिएट ए वेरी गुड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टू क्रिएट ए गुड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जो फ्लो है पॉलिटिकल पावर का वो बॉटम टू टॉप होना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम। तो ये बहुत तभी एक बहुत ही एफिशिएंट पॉलिटिक्स इंडिया के लिए क्रिएट कर पाएंगे हम। ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्होंने दूसरी जो बात बोली वो थी फेडरल सिस्टम को बेस्ट बताया। ठीक है, अब फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जब हमारी जो पावर्स होती हैं डिवाइड होती हैं, यानी अगर हमारा ये सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर के बाद जो पावर है वो हमारी डिवाइड है सेंटर, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये फेडरेशन होता है इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो फेडरेशन इंडिया के लिए बेस्ट बताया है क्योंकि इन दोनों में जब पावर डिवाइड होगी तो वो बहुत बेस्ट, और इसके नीचे भी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम को इन्होंने बताया, ना कि यूनिटरी का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि फेडरल सिस्टम इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री के लिए बेस्ट होता है, स्मूथली जो है इससे पॉलिटिक्स कंडक्ट की जा सकती है, रूल कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया इन्होंने। पार्टी लेस डेमोक्रेसी मीन्स अगर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे आर एक्चुअली वर्क फॉर देयर पार्टी, द लीडर्स आर वर्क फॉर देयर पार्टी नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्रिएट करनी है, रूल क्रिएट करना है जो कि पार्टी लेस हो, किसी तरह की कोई पार्टी के इन्फ्लुएंस से जो है बंधा ना हो। ठीक है, तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी शुड बी देयर। और सबसे बड़ी बात एक और पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्होंने बात बोली, दैट इज करप्शन फ्री पॉलिटिक्स शुड बी देयर। तो ट्राई टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं थ्रू द गवर्नमेंट। सम एजेंसीज कैन बी क्रिएटेड एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द टोटल रिवोल्यूशन, कि किस तरह से पॉलिटिकल वे में रिफॉर्म किया जा सकता है, रिवोल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और आ जाता है कल्चरल रिवॉल्यूशन। कल्चरल रिवॉल्यूशन या कल्चरल डायमेंशन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो अपना इंडियन कल्चर है, ठीक है, ही बिलीव दैट आवर इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर। तो अपने कल्चर में बिलीव करें, अपनी जो वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, अपने जो वेदास एंड ऑल एंशिएंट जो कल्चर है उसको रेस्पेक्ट करें और उसको फॉलो करें। ठीक है, तो अपने प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर मैन विल रियलाइज हिज ओन इंटरेस्ट विद इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि अपना ओन कल्चर जो है उसको रेस्पेक्ट करके चलें। और ये एक तरह से, क्योंकि उस समय एक ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा था कि जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंडियन सोसाइटी के कुछ लोग जा रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे वहाँ से वेस्टर्न कल्चर से। तो टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ही वांटेड टू क्रिएट ए कल्चरल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन सोसाइटी। तो अगर कल्चरल, हम अपने कल्चर को प्राउड करेंगे, हम अपने कल्चर पे बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हम जो है
नेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कल्चरल रिवॉल्यूशन हो गया, कल्चरल डायमेंशन ऑफ द टोटल रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 6 हो गया। और एक और की उन्होंने बात की, दैट इज आइडियोलॉजिकल, 7th नंबर हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। तो आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन या इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन वी कैन से दैट, कि आइडियोलॉजी जो है वो डिपेंड्स ऑन आवर माइंड्स। इंडिविजुअल कैन चेंज देयर आइडियोलॉजीज। जो सुपरस्टिशंस और एविल कस्टम से आइडियोलॉजी उस समय जो है वायलेट हो रही थी इंडियंस की, तो उसको भी वो चेंज कर सकते हैं। एंड बेसिकली तो उन्होंने आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है इम्पोज करने की कोशिश की इंडियन सिस्टम में। तो ये एक रिवॉल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया कि अगर इस तरह से अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं उनको ब्रॉड माइंड बनाया जाए, ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत सारे लीडर्स अच्छे क्रिएट हो सकते हैं और बहुत सारी रिवॉल्यूशन लाई जा सकती है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक टोटल रिवॉल्यूशन, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ कि टोटल रिवॉल्यूशन में जो है वो हर तरह का उन्होंने रिवॉल्यूशन की बात करी और हर वे में सोशल लाइफ में भी चेंज चाह रहे थे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी अनएजुकेटेड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है रिमूव की जा सकती हैं और एक रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है। और दैट टाइम इंडिया जो ब्रिटिश रूल था उसको भी हटाया जा सकता है इंडिया से। ठीक है, तो टोटल रिवॉल्यूशन में सोशल देख लिया हमने, स्पिरिचुअल देखा, सोशल रिवॉल्यूशन, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, ठीक है, देन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन और कल्चरल रिवॉल्यूशन। इस तरह का रिवॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था जयप्रकाश नारायण जी का, जो कि मॉड्यूल 7 में हमने आज इसको डिस्कस किया। नाउ एक कॉन्सेप्ट और था जो कि उन्होंने बोला, दैट इज पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। एक बार हम और देख लेते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी क्या होती है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनसे डेमोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल लीडर्स आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पार्टीज। तो कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी से जुड़े हैं, बिकॉज ही वांट कि जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में खड़े हों और वो इलेक्शन फाइट करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स करें, ना कि ऐसे कैंडिडेट जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हो। क्योंकि जब पार्टी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट तो वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के वैल्यूज से, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से बाउंड हो जाते हैं और दे कैन नॉट परफॉर्म वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन ये इंडियन हम सिनेरियो में अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया आगे जाकर भी। लेकिन इनका जो अपना पर्सनल जो एक थॉट था, व्यू था, वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की तरफ ये इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो पार्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो नहीं रहेगी अगर इस तरह की डेमोक्रेसी क्रिएट की जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हों, इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़के जो है वो अपना जो है रूल क्रिएट करें, रिप्रेजेंटेटिव बने। ठीक है, एक उन्होंने एक और चीज बोली थी, राइट टू रिकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उनकी एक थॉट्स में से है, राइट टू रिकॉल। ये केवल इन्हीं के थ्रू बताया गया, एक डेमोक्रेसी के अंदर एक राइट था, एक कॉन्सेप्ट था कि राइट टू रिकॉल का मतलब है कि अगर कैंडिडेट्स, इफ द रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट परफॉर्म वेल, तो उन्हें रिकॉल करने का एक राइट होना चाहिए सिटीजन्स के पास। दे कैन रिकॉल द कैंडिडेट्स, है ना, फ्रॉम देयर पोस्ट, उनको बुला सके वापस, उनको हटा सके अपनी पोस्ट से। तो ये भी राइट टू रिकॉल इस तरह का जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। हालांकि ऐसा फॉर्म में एक्चुअल में क्रिएट हो नहीं पाया, लेकिन राइट टू रिकॉल का जो एक सजेशन दिया था इंडियन सिस्टम के लिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, तो वो जयप्रकाश नारायण जी ने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद एक और चीज इन्होंने, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट दिया, दैट वाज सर्वोदय कॉन्सेप्ट, सर्वोदय। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सर्वोदय का मीन क्या होता है। सर्वोदय जैसा कि संस्कृत के एक वर्ड से बना गया है, सर्वो प्लस उदय मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वोदय, ऑल प्लस राइजिंग।
मतलब कि जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसकी कोई भी जो क्लास है, कोई भी कास्ट है, ठीक है, एनी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ऑल शुड बी राइज, ऑल शुड बी डेवलप इन देयर वेज, ठीक है। तो ऑल राउंड वेल बीइंग फॉर ऑल, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म ऑफ पीपल, ठीक है। तो सभी के लिए सभी का जो है आगे बढ़े, वो सभी का डेवलपमेंट हो, तो ये सर्वोदय में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अपना, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट थे उनके जो हमने आज स्टडी किए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बोलें तो टोटल रिवोल्यूशन जो है वो अक्सर एग्जाम्स में भी आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टोटल रिवोल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण, एंड वी हैव डिस्कस इट टुडे। तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.